नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है पेडी के ऊपर, कल्टीवेशन ऑफ राइस। आज हम लोग सीरियल क्रॉप्स में अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य फसल धान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, धान से हर बार एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होती है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, उनमें कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन धान से कंफर्म पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की मिलती रहे। दोस्तों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हम अगर धान की बात करते हैं तो धान का जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल जो नेम है, ओराइजा सटाइवा। तो दोस्तों, धान का जो वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा है और ये ग्रेमिनी कुल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ग्रेमिनी कुल को ही पोएसी कुल भी कहा जाता है, जो कि घास कुल है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी, जितने भी धान्य वर्गीय फसलें हैं या जितने भी सीरियल क्रॉप हैं, वो सभी तो कुल आपको जैसे कि पता है कि जो कुल है ग्रेमिनी है, उसे हम लोग पोएसी भी कहते हैं और यही घास कुल है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि जितने भी सीरियल क्रॉप है, उनके जो फैमिली होती है या उनका जो कुल होता है, वो हमेशा ग्रेमिनी ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसकी आपको फैमिली याद नहीं है, अगर वो घास कुल से रिलेटेड है या ग्रेमिनी कुल से रिलेटेड है, तो आप सीधे सीधे उसके आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि जो धान का जो ओरिजिन है, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो धान की उत्पत्ति है ये इंडो बर्मा से हुई है, या इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धान है, जो राइस है, उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 6 से 7% इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट 70% होता है और वसा जो है 2 से 2.5% तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि धान की जो प्रोटीन होती है उसे ओराइजिन कहते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि धान में जो खुशबू आती है, ठीक है दोस्तों, धान में जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है। तो मैं आपको बता दूं, धान में जो खुशबू आती है डाई अस्टाइल 1 प्रोपिनिल, ठीक है दोस्तों, डाई अस्टाइल 1 प्रोपिनिन के कारण ये आती है, जिसके कारण क्या उसमें एक सेंट आता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कि ओराइजा रफीपोगन को चावल का पूर्वज माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है ये कि जो सबसे पहले जो धान की वैरायटी वगैरह है या जो धान के जो पूर्वज है, सबसे पहले ये ऐसी किस्में आती थी। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उनका पूर्वज माना जाता है। अगला है दोस्तों कि जो धान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वितरण हुआ है, तो कहाँ कहाँ से हुआ इसका जो क्षेत्रफल में, तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में धान का, और जो उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे आता है, और जो क्षेत्रफल में फिर क्या है, चीन द्वितीय स्थान पे आता है। अगर हम लोग देखें कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो धान का निर्यात करने वाला जो देश है, तो दोस्तों वो भारत ही है। सबसे ज़्यादा धान हम लोग विदेशों में हमारे द्वारा, भारत के द्वारा ही भेजा जाता है। अगला है दोस्तों कि उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। तो अगर आप अच्छे से इसको याद रखें, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि धान उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो दोस्तों आपको याद रखना है चावल यानी चीन का है, और द्वितीय स्थान भारत का है। और क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे पहला क्या है, भारत का, द्वितीय स्थान किसका है, चीन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अगली, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो उत्पादकता की बात करते हैं, तो सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो अभी इससे पहले चीन की थी, लेकिन अब मिस्र की हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है। अगला हमारा है कि भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि उत्पादकता, अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है पंजाब की सबसे ज़्यादा है, मतलब पर हेक्टेयर वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद हरियाणा द्वितीय स्थान पर आता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि भारत की मुख्य अनाज वाली फसल क्या है, धान है। इसे आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब भारत की जो मुख्य फसल हम लोग कहते हैं वो धान है। नेक्स्ट हमारा कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जो सीजी जो राज्य है, स्टेट है, इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों कि जो गोल्डन राइस है, इसे हम लोग सुनहरा चावल के नाम से भी जानते हैं। इसे जो डेवलप किया था वो इग्नो पोर्टिकस साइंटिस्ट ने किया था। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए कोरेटिन जो कैरोटीन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सुपर राइस, ठीक है, इसे JS खुश ने तैयार किया था। दोस्तों
जो चावल अनुसंधान निदेशालय है, राइस रिसर्च डायरेक्ट जो है ये हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला है दोस्तों कि जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये उड़ीसा जो कि कटक में है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, चावल के खेतों में मीथेन CH4 गैस बाहर निकलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों जो अगर ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जो किसके लिए उत्तरदायित्व है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ठीक है। अगला है दोस्तों कि जो चावल का जो गुणसूत्र होता है, तो मैं आपको बता दूं चावल में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 2n बराबर 24 होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विश्व में चावल की जो टोटल प्रजातियां हैं, जो स्पेसीज है, 24 को हम लोग क्या करते हैं, मतलब होती है, और उसमें से हम लोग 22 को ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब ट्रायल की इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे बोई जाने वाली जो जातियाँ हैं केवल 2 है, जिसे मतलब हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली जो जाति है वो है ओराइजा सटाइवा, जो कि पूरे विश्व में लगाई जाती है, जिसका हम लोग बहुत अधिक मात्रा में खाने में उपयोग करते हैं। दूसरा है ओराइजा ग्लेबेरिमा, जो कि केवल अफ्रीका में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगली है ओराइजा सटाइवा, को हमने क्या किया, फिर से पुनः 3 भागों में से हम लोग ने मतलब विभाजित किया। सबसे पहला ओराइजा सटाइवा इंडिका, यह भारत में बोया जाता है, और ये क्या है, इसमें मतलब प्रकाश संवेदनशील ये किस्में हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ओराइजा सटाइवा जापोनिका। ओराइजा सटाइवा जापोनिका जो कि जापान में उगाई जाती है, प्रकाश असंवेदनशील किस्म है ये। मतलब इसमें क्या है कि मतलब अगर प्रकाश इन्हें ज़्यादा मात्रा में अगर मिलता है तो इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा कि ओराइजा सटाइवा जावोनिका, इससे थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। हमने सबसे पहले देखा ओराइजा सटाइवा इंडिका जो कि इंडिया में लगाई जाती है, ओराइजा सटाइवा जापोनिका जो जापान में लगाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट हमारा ओराइजा सटाइवा जावोनिका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू राइस भी कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्लू राइस भी कहते हैं। ये है इंडोनेशिया में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ लगाया जाता है, इंडोनेशिया में लगाया जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों की जो धान के जो पुष्पक्रम है, आप अच्छे से देख लीजिए, धान के जो पुष्पक्रम है उसे हम लोग पेनिकल कहते हैं। धान के जो पुष्पक्रम है उसे हम लोग पेनिकल कहते हैं। और धान का जो फल का प्रकार होता है वो कैरिओप्सिस होता है। धान का जो फल का प्रकार होता है वो कैरिओप्सिस होता है। और धान का जो फल जो है उसे हम लोग कैरिओप्सिस कहते हैं, जिसमें क्या चारों तरफ फूल से घिरा होता है। फूल पत्तियों का रूपांतरण है, और हुल बराबर पेलिया प्लस लेमा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जैसे चावल में बौनेपन के लिए डीजीवू जीन, ठीक है, जिम्मेदार है। अगर मतलब जो ड्वार्फ वैरायटी होती है चावल में, तो जो कम हाइट वाली जो वैरायटियाँ होती है उसके लिए डीजीवू जीन जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि चावल का जो परीक्षण भार होता है, मतलब चावल अगर 25 ग्राम चावल का परीक्षण भार जो है वो क्या, यानी अगर हम लोग क्या करते हैं कि 100 दाने 1000 दाने अगर हम चावल के लेते हैं, ठीक है, तो उसका परीक्षण भार 25 ग्राम होता है। ठीक है। अगला हमारा है कि बासमती धान का परीक्षण वजन जो होता है वो 21 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है मिट्टी। अगर हम लोग अब धान की खेती के लिए मिट्टी की बात करें, तो धान उगाने के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली क्या होना, चिकनी मटियार सर्वोत्तम, मतलब जो क्ले लोमी सॉइल होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है कि जो इसका पीएच है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो धान के लिए जो पीएच है वो 5.5 से 6.5 लगता है, मतलब 5.5 से 6.5 इसके लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों लेह, इसे हम लोग पडलिंग भी कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो लेह की क्रिया है, ये जो पडलिंग है, ये किस में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हमको धान लगाना है, तो इसमें होता क्या है कि धान के खेत में पानी भरने के बाद उसमें हल चलाया जाता है, जिससे मिट्टी के जो भारी कण है वो टूट जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब लेह या पडलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है कि जो लेह के जो पडलिंग के कुछ ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो कौन कौन से। तो सबसे पहला है अंतःस्रवण को कम करना। ठीक है दोस्तों, जो पर्कोलेशन होता है, जो पानी है वो उसको रोकना। अगला हमारा है कि खरपतवार को नियंत्रण करना। नेक्स्ट हमारा है पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों। तो ये लेह के कुछ ऑब्जेक्ट थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि जलवायु। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद जलवायु जो है कि धान के खेत के लिए जो जलवायु हमें लगती है, तो सबसे पहले जलवायु है ऐसा कि C3 पौधे या लघुद्विज पौधा, और वो गर्म आर्द्र जलवायु। अगर ऐसा आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसके लिए हमको गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। जो कि क्या है,
26 से 29 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए अच्छा माना जा रहा है। पकने के समय इसमें क्या है 20 से 25 डिग्री जो टेम्परेचर है अच्छा माना जाता है। अगला है दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पर जो धान को लगाते हैं तो कौन कौन सी ऋतुओं में लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे 3 ऋतु में धान लगाते हैं, अस, अमन और बोरो। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी ऋतु हमारे लगाते हैं, अस, अमन और बोरो, जिसको हम लोग खरीफ, रबी और बसंत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक अच्छी ट्रिक भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अगला है मतलब कि जो खरीफ है या अश, खरीफ को ही हम लोग अश कहते हैं, जिसकी बुआई का समय जो है मई जून है। ठीक है दोस्तों, जो वर्षाकालीन जो धान होती है हमारे इधर उसके बुआई का समय मई जून है, जिसे हम लोग अश या खरीफ कहते हैं, जिसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में हो जाती है। अमन की बुआई जिसे हम लोग रबी कहते हैं, जो कि जून जुलाई में होती है, और इसकी जो कटाई है नवंबर दिसंबर में की जाती है। अगला हमारा है बोरो या स्प्रिंग। ठीक है, जिसे हम लोग बसंत के नाम से भी जानते हैं, बोरो या स्प्रिंग के जिसे हम बसंत के नाम से भी जानते हैं, जो कि नवंबर दिसंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में से हम लोग काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मैं बता रहा था कि आपको ट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो मजनू का सनम, इसको अगर आप लोगों तो मई जून और नवंबर, और अगर इस तरफ हम लोग देखें तो सितंबर, नवंबर, मार्च। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करके आप इसे याद रख सकते हैं, अश, अमन, बोरो। ठीक है दोस्तों, अगला आप हम बात करते हैं कि जो धान की कुछ मुख्य किस्में हैं, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम TN1 किस्म 1964 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से लाई गई। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है हमारा कि IR18 या IR8 किस्म, जो IR18 किस्म भारत में 1966, दोस्तों IR18 नहीं IR8 है ये, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, IR8। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो IR8 है ये किस्म भारत में 1966 में लाई गई। इसे विश्व का जादुई या मिरेकल मतलब राइस भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कि जो यह डिजीवुजिन इंटू पेटा के संकरण से बनी, जो IR8 जो वेराइटी दोस्तों तो किसके संकरण से बनी है, मतलब किसके क्रॉस से बनी, डिजीवुजिन इंटू पेटा के संकरण से बनी। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जो जया वेराइटी है, ठीक है, TN1 इंटू T141 का संकरण है, जिसे भी हम लोग भारत की जादुई किस्म कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, विश्व की जादुई किस्म कौन सी है, IR8 है, और जो जया है वो भारत की जादुई किस्म है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारी जो पद्मा वेराइटी है ये T141 इंटू TN1 के संकरण से तैयार हुई है। यह जया की विपरीत संकरण किस्म है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला हमारा जो जगन्नाथ किस्म है ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के द्वारा तैयार की गई किस्म है। नेक्स्ट है दोस्तों पूषा बासमती। जो पूषा बासमती विश्व की उच्च उत्पादकता वाली बासमती चावल की पहली किस्म है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। जो पूषा बासमती है विश्व की उच्च उत्पादकता, मतलब जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी थी किसकी, बासमती राइस की, वो कौन सी थी, पूषा बासमती। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत की पहली बासमती चावल की जो संकर किस्म थी PRH10। ठीक है दोस्तों, PRH10 इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब 2001 में इसे लॉन्च किया गया। अगला है दोस्तों जो लवन सहनशील वेराइटी है, तो ये लूनाश्री, अगली है दामोदर, फिर नेक्स्ट है CSR5, CSR10, CSR23। ठीक है दोस्तों, अगली है दोस्तों जो जलमग्न अवस्था वाली, मतलब ऐसी वैरायटी जहाँ पे बहुत अधिक पानी रहता है, तो वहाँ कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, तो जो जलप्रिया, जल सूर्या, जल प्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रख लेना, जल प्रिया, जल सूर्या, ये दोनों वैरायटी जो क्या है मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर पानी भी रहेगा तो भी ये वहाँ पे आसानी से उग जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जो चावल की हीरा किस्म में क्या है कि जो 11% तक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो इस वैरायटी को आप अच्छे से रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चावल की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों वो है हीरा। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो हीरा मोती, जो हीरा जो और किस्म है वो किसकी है, गेहूं की भी किस्म है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों कि मध्य प्रदेश के लिए जो उचित जो कुछ किस्में हैं, तो सबसे पहले कावेरी है, सीता है, रत्ना है, जया है, बाला है, माही है और सुगंधा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से मतलब सीधी बुआई अगर करना है तो दोस्तों बाला, सीधी बुआई मतलब ब्रोडकास्ट जो मेथड होता है, मतलब डायरेक्ट जो सोइंग अगर आपको करना है तो सीधी बुआई के लिए आप लोग बाला किस्म का यूज़ या उपयोग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि धान की सीधी बुआई की 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सीधी खेत से बुआई करना, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट सोइंग कहते हैं, और अगला हमारा कि जो रोपणी द्वारा। ठीक है दोस्तों, धान की जो हम लोग बुआई ये 2 प्रकार से कर सकते हैं, और इसमें सबसे पहला कि जो डायरेक्ट सोइंग, दूसरा रोपणी द्वारा मतलब नर्सरी के द्वारा। फिर इसके बाद है दोस्तों जो सीधी खेत में बुआई अगर हम लोग करते हैं तो वो दो प्रकार से हो सकते हैं, मतलब छिटकावा विधि 100 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर हमको वहाँ पे बीज लगेगा, और मतलब अगर सीड ड्रिल के द्वारा अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग संकर धान या संकर चावल या हाइब्रिड राइस का अगर उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बीज इसकी जो बीज दर है 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी। और इसे मतलब जो हाइब्रिड धान को जो तैयार किया था वो साइंटिस्ट का जो नाम है वाई.एल. पिंग ने इसे तैयार किया था, ठीक है दोस्तों। भारत की जो पहली संकर किस्म है CORH, ठीक है, CORH1, इसे MGR1 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1994 में इसको हम लोगों ने तैयार किया था। दोस्तों अगला अगर हम लोग देखते हैं मतलब इसके ट्रांसप्लांटिंग की रोपने की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसे हम लोग 3 प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहला है गीली क्यारी के द्वारा, दूसरा है हमारा सूखी क्यारी के द्वारा, और अगला है डेपोक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऐसा भी कहते हैं, जो सबसे पहला जो गीली क्यारी में क्या करेंगे, गीली या सूखी का जो क्षेत्रफल है 1000 गीली सूखी क्षेत्र में जो है 100 मीटर स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, या जैसे कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र का जो 10% भाग है, ठीक है दोस्तों, है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी नर्सरी डालेंगे। उसके बाद है कि नर्सरी 25 से 30 दिन बाद क्या हो तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो खेत में जो प्लांट हम लोग लगाते हैं तो 20 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी में हम लोग उसको लगा सकते हैं, मतलब प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 4-5 पत्ती अवस्था पर क्या करते हैं, इसका मतलब स्थानांतरण करते हैं। मतलब उसका ऐसा है कि अगर जब आप नर्सरी लगाएं उसके बाद जो नर्सरी में जो पौधे उसमें जब 4 से 5 पत्ती हो जाती है तब उसे हम लोग खेत में जाके लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा डेपोक विधि के द्वारा। अगर हम लोग डेपोक विधि की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस से ये विधि को लाया गया है। अगला है उसमें कि सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में इसे हमने भारत में अपनाया था। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है कि इसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फर्श के ऊपर हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पौधे 11 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। इस विधि में 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है। अगला है कि बीज दर इसमें मतलब मात्र 1.5 से 3 किलोग्राम मतलब मीटर स्क्वायर हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा जो चावल उत्पादन की जो सघन पद्धति, जिसे हम लोग सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या श्री विधि के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यह विधि 1983 में मेडागास्कर से विकसित की गई है। इस विधि को हेनरिड ल्यूइनी ने तैयार किया था, ठीक है दोस्तों। इसमें खेत में पानी नहीं भरते, केवल उसको मतलब गीला रखते, मतलब इसमें क्या पानी की मतलब आवश्यकता बहुत कम लगती है। अगला है कि इसकी जो नर्सरी भी 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में मतलब हो जाती है, बहुत कम क्षेत्र में इसे हम लोग लगा सकते हैं। इसकी जो बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है दोस्तों, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और पौधे जो है कि मतलब 10 से 12 दिन में तैयार हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चटाई प्रकार की या मेट टाइप की एक नर्सरी होती है। इसे भी क्या है धान के खेत में हम लोग काम में लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अब इसके बाद है हमारा पोषक तत्व प्रबंधन, मतलब जो खाद्य एवं उर्वरक का जो प्रबंधन है हम लोग कैसा करें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें खेत में 10 से 15 टन गोबर की खाद बुआई के 1 महीने पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत में मिला देते हैं। और जो नाइट्रोजन की मात्रा वो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो अगला है नेक्स्ट जो टॉपिक है, नत्रजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, खेत में बुआई के समय ही मिला देते हैं। नेक्स्ट है जो शेष बची हुई जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसे 2 भागों में विभाजित करके 25 से 30 दिन बाद, मतलब पहला कल्ले निकलते समय और अगला क्या है 55 से 65 दिन के बाद पेनिकल जो निकलते रहता है, उस समय हम लोग इसको खेत में छिड़काव कर देते हैं। अगला है दोस्तों जो खेत में धान के खेत में जैविक उर्वरक एजोला या व नील हरित शैवाल को भी हम लोग काम में लेते हैं। तो ये क्या करते हैं जो दोस्तों एजोला और जो नील हरित शैवाल है, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब काम करते हैं, ठीक है। अगला है नील हरित शैवाल द्वारा प्रति वर्ष 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। जैसे कि अगला देख रहे हैं दोस्तों, धान के खेत में अमोनियम सल्फेट उर्वरक काम में लेते हैं। इस उर्वरक का निक्षालन द्वारा हानि कम होती है, मतलब क्या होता है जो लीचिंग वगैरह होते हैं वो कम होती है, जिसके कारण के पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि धान अमोनियम रूप में धान को नत्रजन के रूप में ग्रहण करती है। तो दोस्तों ये भी कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो धान को नत्रजन के रूप में मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो अमोनिया को
नत्रजन को अमोनिया के रूप में लेती है। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, धान लगाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लीजिएगा। धान उर्वरकों को अनाक्सीकृत जोन में, रेडियो जोन में दिया जाता है, मतलब जड़ के पास दिया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगला है जो LCC लीफ कलर चार्ट, ठीक है दोस्तों। लीफ कलर चार्ट का जो उपयोग किया जाता है नत्रजन मांग निर्धारण करने के लिए, मतलब एक स्केल के टाइप का आता है, जिसमें क्या होता है, अगर सब कलर रहते हैं, मतलब डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है, और लाइट ग्रीन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का नाइट्रोजन की डिफिशियंसी अगर प्लांट में है या पौधे में है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या करते हैं, पत्ती के पास ले जाके उसको जज करते हैं, जिसके कारण क्या वो शो ऑफ कर देता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कलर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर उसमें डिफिशियंसी है, कमी है, तो हम लोग उसमें मतलब यूरिया या नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हैं। अगला है दोस्तों जल प्रबंधन, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 1 किलो चावल उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस बात को अच्छे से याद रखना कि एकमात्र धान ही ऐसी फसल है जिसमें क्या कि 1 किलोग्राम चावल उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की हमें आवश्यकता होती है। और श्री पद्धति जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में मैंने आपको बताया, तो उसमें 1 किलो चावल धान खेत तैयार करने के लिए 1600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब जल मांग जो है, वाटर रिक्वायरमेंट है 900 से 2500 mm, मतलब इसमें आवश्यकता होती है। अगले हम लोग बात करते हैं जो क्रांतिक अवस्था है, जो क्रिटिकल स्टेज है, मतलब कौन कौन सी स्टेज में हम लोग को सिंचाई देना ही चाहिए। तो सबसे पहला है बूटिंग स्टेज, मतलब जो जमाव अवस्था होती है। अगला है हमारा टेलरिंग स्टेज, है ना, जिसे हम लोग के मतलब जो उसमें प्लांट के आजू बाजू से जो टीलर से निकलते हैं, ठीक है। अगला है, और क्या है कि धान के खेत में मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा ही रहना चाहिए, क्योंकि ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या वो सही ग्रोथ कर पाता है। धान को सेमी एक्वाटिक प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों खरपतवार और उनका नियंत्रण, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य खरपतवार है, सबसे पहला दोस्तों जंगली धान, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम इकाइनोक्लोआ कोलिनम है, और दूसरा है सांवा, ठीक है, इकाइनोक्लोआ क्रुशगेली, ठीक है दोस्तों। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मुख्य खरपतवार है धान के खेत में, ठीक है। अगला है कि फिर इनका निकालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। धान के खेत में खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकालने की जो क्रिया है, इसे हम लोग बूशनिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि धान के खेत में अगर आप लोग मतलब धान के खेत से धान में मतलब जैसे लगा हुआ है, उसके खड़े खेत से आप क्या करेंगे, मतलब खरपतवार निकालेंगे, तो क्रिया कहलाती है बूशनिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है यह जो क्रिया है, ठीक है, यह क्रिया के 30 से 45 दिन बाद हम लोग करते हैं, और यह सर्वाधिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जो खेलुआ है ना, इसमें क्या होता है कि बूशनिंग के बाद पौधे उखाड़े जाते हैं, उसे दोबारा लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, खेलुआ भी कहते हैं, जिसके कारण क्या उसमें टीलर्स की मात्रा बढ़ती है। अगला देखते हैं दोस्तों कि अब खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक दवाओं का उपयोग करेंगे। सबसे पहले प्रोपेनिल, जिसे हम लोग स्टाम्प F34 के नाम से भी लगाते हैं, मतलब मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसका जो उपयोग है, धान की रोपाई के 6 से 8 दिन बाद, जब धान की रोपाई के 6 से 8 दिन बाद 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उसको छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटाक्लोर, जिसे हम लोग मिचेटी के नाम से जाते हैं, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये 5 से 6 दिन के बाद उससे हम लोग छिड़काव करते हैं। अगला है हमारा एनीलोफस, जिस 0.4 किलो प्रति हेक्टेयर, जो कि क्या है, ये भी 5 से 6 दिन बाद मतलब खेत में हम लोग डालते हैं। कब, जब धान की रोपाई हो जाती है उसके बाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ बीमारियां हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लास्टर रोग, ये बहुत ज़्यादा आता है धान में। तो इसमें जो किसके कारण आता है, ये फफूंद के कारण होता है, जिसका जो नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी, ठीक है दोस्तों। पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है, मतलब ये ज़्यादा अगर आर्द्रता होती है 95% तक अगर आर्द्रता होती है और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो यह कवक क्या करता है, मतलब धान के खेत में अटैक करता है, ठीक है। इसका उपाय क्या है दोस्तों, जो बीज उपचार हम लोग कर सकते हैं, सिरसौन से या थीरम से हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्राम को प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भूरा धब्बा, जिसे हम लोग ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। धान का यह रोग हेलिमिस्थोफोरियम ओराइजी नामक मतलब फंगस या कवक से होता है। इसे मतलब 1943 में, मतलब ये एक बार ऐसा हुआ था कि 1943 में इसके कारण बंगाल में बहुत बड़ी मतलब महामारी आई, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे अकाल पड़ गया इस बीमारी के कारण, ठीक है, जिसमें लाखों लोगों की जान भी गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला है जीवाणु अंगमारी, इसे हम लोग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं दोस्तों। तो यह रोग क्या बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के नाम से क्या है, जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। अगला है हमारे दोस्तों कि अगर हम लोग जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है
अगर उसकी रोकथाम किसके द्वारा कर सकते हैं, तो इसमें 0.01 स्ट्रिप्टोसाइक्लिन एवं 0.03% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का संयुक्त रूप से छिड़काव करते हैं, जिसके कारण क्या है, इसका रोकथाम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा धान का टुंगरो वायरस। यह वायरस जनित रोग है जो ग्रीन प्लांट हॉपर नामक कीट द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या एक सकिंग पेस्ट होता है जिसके कारण ये रोग होता है। अगला हमारा दोस्तों ग्रासी स्टंट। यह भी क्या है, वायरस जनित रोग है। ये भी क्या होता है, ब्राउन लीफ जो ब्राउन प्लांट हॉपर BPH इसे हम लोग कहते हैं। इसे माहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब थायोमेथाक्साम वगैरह जो दवा आती है इसका स्प्रे अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो इसका कंट्रोल आसानी से हो जाता है। अगला है दोस्तों जो खैरा रोग। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ है धान के लिए, जो कि क्या है कि जिंक की कमी से होता है। इसे सर्वप्रथम वायल नेने ने पंतनगर में खोजा था। ठीक है दोस्तों, इस रोग के सर्वप्रथम लक्षण नर्सरी अवस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पत्तियां पीले पड़ जाती है और पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई से पहले मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को करेंगे बुआई से पहले खेत में मिला देंगे। उसके बाद खड़ी फसल में 0.5% वाले जिंक सल्फेट का करेंगे हम लोग छिड़काव या स्प्रे भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों एकोची। ये भी एक रोग होता है जो कि क्या है, H2S के कारण होता है। ठीक है, अगला है हमारा ब्रोंजिंग। ठीक है, आयरन की विषाक्तता से ये होता है इसमें। और नेक्स्ट है हमारे जो फाल्गुना आयरन विषाक्तता रोधी एक किस्म है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंजिंग के लिए लगा सकते हैं। अगला है हमारे दोस्तों कि इसमें धान के खेत में कुछ महत्वपूर्ण कीट है। सबसे पहला हमारा धान का तना छेदक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तने को अंदर से क्या करता है, ये खोखला कर देता है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं डेड हर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि शुरुआती अवस्था मतलब छोटे अवस्था नर्सरी स्टेज में क्या करता है, इसे मतलब डैमेज कर देता है, जिसके कारण क्या है, जब पौधे से जो बालियाँ निकलती है तो क्या करती है, मतलब सफ़ेद बालियाँ निकलती है। उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं डेड हर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो नियंत्रण अगर हम लोगों को करना है तो इसके लिए फॉरेट 10G को क्या करेंगे, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग खेत में छिड़काव करेंगे। अगला है दोस्तों धान का जो गंदी बग है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीट होता है धान के खेत के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस कीट से प्रभावित खेतों में गंदी दुर्गंध आती है ना। इस कीट का नाम गंदी बग इसलिए रखा गया है। तो दोस्तों होता क्या है कि ये कीट वहाँ पर ज़्यादा अटैक करता है जहाँ पर मतलब सेंटेड वैरायटियाँ लगाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, मतलब अटैक करता है, इसीलिए इसका नाम भी मतलब क्या कर रहा है, मतलब गंदी बग रखा गया है। इस कीट के जो निम्फ व प्रोण दोनों मतलब दूधिया अवस्था मिल्किंग स्टेज पर ही नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जो धान की जो मिल्किंग स्टेज रहती है, जब उसमें धान की जो अगर बोला जाए जो फ्रूट रहते हैं या फल रहते हैं उसमें जब दूध भरते रहता है, मिल्क मतलब होते रहता है, ठीक है, तभी क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, है ना। अब अगला है दोस्तों की जो धान की कटाई है हमें कब करनी चाहिए, तो जब धान की कटाई अगर धान 80% तक सूख गया है और 20% सूखने का बचा है तब हम लोग इसको काट सकते हैं। अगला कि फिर उसके बाद इसका स्टोरेज कैसा करेंगे, तो जब 12 से 15% अगर मॉइस्चर है तब इसका हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। और अगर उपज की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो दोस्तों सभी वैरायटियों में अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज यील्ड की हम लोग बात करें तो 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये उत्पादन होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हॉलिंग क्या है, यह 66% पाई जाती है, अर्थात दाना और छिलका अनुपात 2.2:1 होता है। ऊपर का हस्क उतार देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलिंग कहते हैं। और जो मिलिंग होती है इसमें 65% होती है। तो दोस्तों इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि दाना और छिलका को क्या करते हैं, जब हम निकाल देते हैं तो उसमें 66% क्या बचता है, दाना बचता है, और बाकी क्या बचता है, उसमें हस्क या जो उसका छिलका बचता है ना। ठीक है, अगला है दोस्तों जो पर बॉइलिंग। तो पर बॉइलिंग क्या होता है कि इसमें विटामिन B12 को संरक्षित किया जाता है। पानी में भिगोकर गर्म में भाप से इसे सुखाते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अनाज वाली फसलों को 10 से 12% नमी पर क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। और दाल वाली जो फसल है उसे 8 से 10% पर भंडारित करते हैं। तिलहन वाली जो फसल है उसे 6 से 8% पर भंडारित करते हैं, नमी पर भंडारित करते हैं। अगला कि धान की जड़ों में एराको इमेटिस उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाने के कारण जलमग्न अवस्था में भी वो जीवित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों नए नोटिफिकेशन के लिए हमें कमेंट करके बताएं। अगली क्लास हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।